हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर हमने बात की है मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से। उन्होंने इनसाइट स्टोरी बताई है, ये बता दिया है कि उन 88 घंटों में क्या हुआ था। दोबारा आपको याद करने में आसानी होगी ऑप सिंदूर को, और उसकी जो भी इनसाइट्स थी, हिडन बातें थी, वो सब आज रिवील की है सर ने हमारे साथ। आज पॉडकास्ट का पार्ट 1 आपको दिखा रही हूँ, बहुत जल्द पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए आप देखिए इस पॉडकास्ट का पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आज सर मजा आने वाला है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान के जो जख्म हैं वो हरे तो अभी तक होंगे, ताज़ा अभी तक होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ मिलके उस पर नींबू मिर्ची छिड़कने वाली हूँ। उस पर मैं और दर्द देने वाली हूँ उनको। शुरुआत हम करें ऑप सिंदूर के ऊपर। लंबी आपसे चर्चा मुझे करनी है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में ऑप सिंदूर के पूरा होने के ठीक पहले अमृतसर में, जालंधर में 2 ब्लास्ट होते हैं। अब डीजीपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आईडी ब्लास्ट ये हो सकता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऑप सिंदूर के 1 साल पूरा होने के बाद ये माहौल खराब करने की कोशिश है। तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। हो सकता है लो ग्रेड टेररिस्ट एक्ट है, क्योंकि कोई फॉर्चुनेटली कोई ना शहीद हुआ ना कोई घायल हुआ, और बच गए दोनों में। टोकनिज्म ज़्यादा लग रही है, बट टोकनिज्म का मतलब ये कि अगर इसको रिलेट किया जाए ऑप सिंदूर से, कि 7 तारीख को ऑप सिंदूर शुरू हुआ था, 6 की रात को अगर ऐसा होता है, और जैसा कि डीजीपी साहब ने भी लिंकेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, तो कमेमोरेटिव टेररिज्म तो पाकिस्तान की आईएसआई की आदत है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी होता था। इनफैक्ट हम तो कैलेंडर पे मार्क कर लेते थे योम सिहा, और ये उनके कई दिन हैं जहाँ पे वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स को याद करते हैं। मकबूल शेरवानी की हैंगिंग, ये वो ये, और उस टाइम पे वो लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। कमेमोरेटिव टेररिज्म कहा जाता है इसको, कि कोई इंसिडेंट, कोई वारदात को कमेमोरेट करने के लिए। तो पाकिस्तान में तकरीबन टेररिज्म तो खलास है, ख़त्म है। ड्रग्स के ज़रिए उसको दोबारा जिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ड्रग्स का भी वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो ड्रग्स से क्या होता है कि आपको कंट्रोल ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं। इफ अ मैन इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, यू कैन जस्ट पे हिम, और विदाउट पेइंग हिम एनीथिंग, जो कि मैं तेरे को नहीं दूंगा अगली शॉट अनलेस यू गो एंड प्लांट दिस देयर, और ये वो, तो उसको बोलते हैं म्यूल या कंट्रोल ज़ॉम्बी। वो मिल जाते हैं ड्रग एडिक्ट। एक बारी ड्रग एडिक्ट आप बन जाएं तो आपसे कोई कुछ भी करा सकता है। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की थी। आइडियोलॉजिकली तो खालिस्तानी टेररिज्म इज डेड, एटलीस्ट इन द पंजाब इट इज़ डेड। कनाडा में ज़िंदा रखी जा रही है CIA की मदद से, और MI6 ने अगर ज़िंदा रखा है लंदन में तो वो दूसरी बात है, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज इन पंजाब इट इज़ ओवर, except for the small scale incidents जैसे हुआ। I won't take them too seriously, but like I said, we have to be careful all the same, because पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है रिवाइव करने की। और हमने देखा है कि जब भी अमेरिका पाकिस्तान को गोद में रख लेता है, पुचकारता है लाइक अ पेट ब्लडी पूडल, तो अभी 3 बार बुला लिया था मुल्ला मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनाब को 3 बारी डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने में बुलाया था। तो ऐसी जो वारदातें हैं ये इनके सर पे चढ़ जाती हैं, एंड देन ही डज समथिंग क्रेजी। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठाता क्यों है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना का करीबी है और अमेरिका और चाइना की वैसे नहीं बनती है। तो क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठाता है? क्योंकि वो पाकिस्तान को विन अवे करना चाहता है चाइना से, 1, और नंबर 2 वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे उसने यूक्रेन का इस्तेमाल किया है रूस के बरखिलाफ। So he wants to use Pakistan against India to distract Indian attention, keep it tied down to South Asia, and to finger India base. Very simply put, पाकिस्तान का वही तो रोल है, to be a bridgehead for extra regional powers. हाँ।
मैं अब अगर ऑप सिंदूर के ऊपर आऊँ सर, 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में मुझे लगता है नींद तो आई नहीं होगी पाकिस्तान को कभी भी। बिल्कुल। और ये हर बार जो कभी गृह मंत्री अमित शाह, कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा जाता है कि ये तो बस पॉज हुआ है, दोबारा ऑप सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है। हाँ। इसके बाद और ये इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद हाँ। क्या पाकिस्तान को समझ आया है कि भारत से लड़ना तो बेकार है? मेरे ख्याल ये लेसन उन्होंने इंटरनलाइज तो कर लिया है, लेकिन वो बहुत ड्रामेबाज हैं। हर बारी पिटते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो अपनी दर्द छुपा के वो मुस्कराने की कोशिश करते हैं ऑल राउंड। और हद तो ये है कि ऊपर से जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। यहाँ तक कि जब 71 वॉर में इनका सरेंडर हुआ था, तब भी पाकिस्तान में नैरेटिव चल रहा था कि लड़ाई हम जीते। तो तब तो जब इनके लोग घर नहीं आए 93,000 और जो मरे वो अलग, हाँ? तो फिर इनके लोगों ने इनको आड़े हाथ लिया और उस वक़्त भुट्टो साहब आ गए थे और उन्होंने फिर पाकिस्तान की फ़ौज की कारस्तानियों पे इनकी जो बेइज्जती हुई उस पर पर्दा डालने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, बिकॉज ही वांटेड टू स्ट्रेंथन हिज हैंड विज़-अ-वी द आर्मी। और आर्मी ने, आप जानते हैं, काफ़ी बदला लिया, उसको फांसी पे टांग के, उसकी बेटी को मार के तो ये तो वहाँ का फितरत है पाकिस्तान की। बट ये लोग, इनको वो बोलते हैं ना कुत्ते की दुम को आप 10 साल स्टील की ट्यूब में रखें और स्टील की ट्यूब निकालें तो दुम वैसी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी आपको। ये फितरत है इस मुल्क की, ये बाज नहीं आएंगे। खासकर इनकी फ़ौज, पाकिस्तान के लोग तो तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 2 रोज़ की रोटी नहीं मिलती उस फटीचर मुल्क में, ना बिजली वहाँ पे मिलती है, लाइट्स आउट रहती हैं, ये है वो है, हर किस्म से उनकी तबाही हो रही है। लेकिन एक फ़ौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठना चाहती है, कभी चीन से साथ लेके वो भारत को तंग करना चाहती है। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनके टुकड़े ना हो जाएं। मैं ऑप सिंदूर के सर खासकर उन 88 घंटों के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। उन 88 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ दिए उसने कि अब बस नहीं रुके तो देश खत्म हो जाएगा? क्या था उन 88 घंटों में? देखिए बेटा, ये जो है, दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट military clash in global military history. For the first time, 2 nuclear armed powers have fought it out in an intense conventional clash, not for half an hour, 1 hour, 1 day, stretching over 4 days. जिसमें कि एयर पावर का खासा मेरे व्यूवर्स को हिंदी में बता दूं, क्योंकि जब हम आपका पॉडकास्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आके कहते हैं कि ये हमें समझ नहीं आया। सर ये कह रहे हैं कि ये पहली बार विश्व में हुआ है कि 2 परमाणु संपन्न देश आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, लगातार 88 घंटे तक लड़ते रहे अगेंस्ट अ न्यूक्लियर बैकड्रॉप की दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, दोनों न्यूक्लियर, यानी वो लड़ाई कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के पार जा सकती थी। उसके बावजूद भारत की सरकार ने ये रिस्क लिया, ये दुस्साहस किया कि वी विल कॉल पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ, उसका न्यूक्लियर ब्लफ वी विल कॉल इट आउट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी है कि हम बम चला देंगे, हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पौवे 2 पाव के बम है, 3 पाव के बम है, बकवास। He dare not. प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक he had gotten away with it. वो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देता था और लोग यहाँ डर के जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। कांग्रेस के काल में देखिए, वो एक सवाल पूछा जाता है, टॉम कूपर जो कि एक ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट है, he says, which country has its parliament attacked and does nothing? Answer, India. Which country has 165 citizens killed in Mumbai and does nothing? India. Which country has 300
odd Indians killed in that Mumbai 2003 bomb blast, train blast, and does nothing, India. मतलब एक तमाशा हो गया था कि बिकॉज जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पावर बना, इवन बिफोर इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर इन 1998, पाकिस्तान ने ये हमको धमकी देनी शुरू कर दी थी कि अगर मैं कोई भी टेररिस्ट वारदात करूं और आप पलटवार में कन्वेंशनल मेरे पे अटैक करो या कुछ भी एक्शन लो, तो साहब पॉप गोज द वीजल, बम फड़ाक से जा और मैं दिल्ली जो है धुएं में उड़ जाएगी। अरे बकवास है साहब। जब कारगिल का युद्ध हुआ 3 महीने युद्ध चला था, कितने बम आपने फटते देखे थे बेटे? कितने बम आपने फटते देखे थे? जिल्च, जीरो। उस वक्त समझ आ जाना चाहिए था कि ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी है, लेकिन उस वक्त लोगों ने बोला कि भाई इसलिए नहीं हुआ कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। हाँ। हम पाकिस्तान में नहीं घुसे, वी फॉट ऑन आवर ओन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, वो हमारे हमारे एरिया में इंट्रूजन करके आया था। हाँ। और उस वक्त भी हमने वैसे बड़े बड़े एहतियात से इसको संभाला, क्योंकि तभी दोनों कंट्रीज, 1 साल नहीं हुआ था न्यूक्लियर हुए, तो अभी पता नहीं था कि साहब किस हद तक पुश हो सकता है, एनवेलप कहाँ तक इसको ले जाया जा सकता है। तो इसलिए वी वर वेरी वेरी केयरफुल, वेरी रिस्ट्रेंड। बट पहली बार जो पलटवार शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि ये मौजूदा सरकार आई और इन्होंने 2016 में पहली बार उड़ी के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमारी 4 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस पूरे एलसी के कोई 400-500 किलोमीटर फ्रंट के ऊपर उन्होंने जगह जगह पे पार किया और अंदर 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के इसके जो लॉन्च पैड्स थे, टेरर लॉन्च पैड्स, उनको बर्बाद कर दिया। सोते कोई 30-40 टेररिस्ट मार के बगैर खरोच घर वापस आ गए। दैट वाज द फर्स्ट दिस थिंग। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली शुरू, और फिर आखिरकार 2019 में इसने वो आईडी ब्लास्ट किया जिसमें 45 सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हो गए। तो फिर भारत ने एयर स्ट्राइक करी बालाकोट में, जहाँ पे हमने कोई 250-300 टेररिस्ट मार डाले बॉम्बिंग करके अपने मिराज 2000 जहाज़ों से। तो प्रॉब्लम इन दोनों जो हमने काउंटर एक्शन लिया सीमा के पार, फर्स्ट टाइम वी क्रॉस द बॉर्डर एंड ऑन पाकिस्तान, घर में घुस के मारा, वॉज एक्चुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों टाइम हमने टारगेट्स ऐसी चुनी जो घने जंगलों में थी, आबादी से दूर थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोलैटरल डैमेज हो, सिविलियन मरे और ये हाय हाय नार नार मार दिया। हाँ। जैसे ये नाटक करते हैं कि सिविलियन मार दिए, औरतें बच्चे मार दिए। तो हमने दूर दराज के इलाकों में ये स्ट्राइक्स करी थी। इसीलिए शायद वो नकारने में भी कामयाब हो गए कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। हाँ। ठीक है, अब जंगल में मोर पूरी दुम फैला के नाचे, पंख फैला के नाचे, देखने वाला कोई नहीं, तो किसको पता कि मोर भी नाचा था या नहीं नाचा था। ठीक बात। तो इस बार जब इसने फिर दुस्साहस किया पहलगाम में, और पहलगाम के पीछे साहब एक शख्स का हाथ है बहुत बड़ा, वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। देखिए, ये इसने पर्सनली अप्रूव की थी ये स्ट्राइक। ये प्लान आईएसआई में बने थे, लश्कर ए तोयबा को चार्ज दिया गया था। उनका जो है वो रेजिस्टेंस ग्रुप वगैरह नाम, उसकी जो ऑफशूट है, वो नाम बदलते हैं, अपने बैंक अकाउंट बदलते हैं, नाम बदलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। पहले उन्होंने तुरंत मेल करके ये हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया बाद में डिलीट किया था। हाँ। सो ये जो है द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, तो ये जो है ये ISI ने प्लान किया था। वी हैव सारे नाम हैं कौन कौन उनके ऑफिसर इन्वॉल्व थे। उन्होंने ब्रीफिंग खुद दी थी आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर ने अप्रूवल दिया था, और उसने कहा था कि मजहब पूछ के मारना। तो उन्होंने बोला साहब कि ये क्यों? बोले मजहब पूछ के मारोगे तो मुस्लिम्स के बरखिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर फैल जाएगी और अपनी रॉयटिंग शुरू हो सकती है,
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है इंडिया के अंदर अगर आप इस स्टाइल से मारोगे, मतलब मजहब पूछ के मारो। हाँ। और वही किया गया। और आप देखिए कि 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ था और उसके कुछ दिन पहले, कोई 10 दिन पहले आसिम मुनीर ने एक टॉक दी थी ओवरसीज पाकिस्तानीज को। उसमें उसने टू नेशन थ्योरी का बखान किया था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। एक तो उसकी बड़ी अजीब प्रोनाउंसिएशन है, थप्पड़ मारने का मन करता। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, यू नो, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम कुत्ता बिल्ली का वैर है हमारे में, ये है वो है। और पाकिस्तान एक प्योर मुस्लिम मुल्क है, रियासत मदीना 2.0। अबे ये सिखा रहा है गल्फ के देशों का, अरब देशों को, हाउ टू बी ट्रू मुस्लिम्स। अब आप देखें, UAE है, दुबई है, अबू धाबी है, आप जाइए वहाँ पे उन्होंने एक हिंदू टेम्पल बनने की इजाज़त दी है। दे आर सो लिबरल, दे आर एडवांस्ड, दे आर चेंजिंग विद द टाइम्स। एक ये है कि 7वीं सदी में वापस दुनिया को लेके जाएंगे पाकिस्तान। हम सिखाएंगे सऊदी अरेबिया को, UAE को, गल्फ स्टेट्स को, दुबई को, अबू धाबी को हाउ टू बी ट्रू मुस्लिम्स। तुमको तो कन्वर्ट किया था आके उन्होंने, ठीक बात, यू नो। सो इसने ये ड्रामा शुरू किया। देन वी फाउंड इट टेकिंग अ डेंजरस टर्न विद पहलगाम, जहां 27 निर्दोष लोग मारे और मजहब पूछ पूछ के मारे। बेटा 22 अप्रैल को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो मैं और मिसेस हम लोग बातें कर रहे थे बच्चों से, कहाँ जाना है डिनर के लिए, ये वो, हाउ आर वी गोइंग टू सेलिब्रेट। चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन सारे काफ़ी खुश। एंड सडनली आई ओपन द टेलीविजन एंड आई सॉ दी आर गर्ल्स क्राइंग। कोई एक नेवल ऑफिसर की वाइफ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड वहाँ पड़े हैं, खून निकल रहा है उसकी आग, और वहाँ पे वो कह रहा है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पानी पियो। अरे इट वॉज हार्ट रेंडिंग। क्या मतलब, क्या गुनाह किया है हमारी बेटियों ने कि उनके मांग का सिंदूर उजड़ता रहे, वो इस तरह बिलख बिलख के बेचारी टेलीविजन पे रोती रहे। इट बॉइल्स योर ब्लड एंड आई एक्चुअली माई ब्लड बॉइल्ड। यू सी अ मैन कैन, अब मैंने बहुत, आई हैव सीन लॉट ऑफ डेथ एंड डाइंग। मेरे दाएं लोग मरे, बाएं मरे, जैसे मैंने बताया शेलिंग में मैंने तो अंतड़ियाँ बाहर आती देखी हैं, ये वो। बट देन व्हेन इट हैपेंस टू मेन, देन वी आर ऑल culturally primed to grin and bear it, you know, keep a stoic face and, you know, be a man, bear it, you know. But when you see it happening to your daughter, to your little girl, to this thing, तो then बिल्कुल खून खौल जाता है। It is unbearable। और मुझे याद है, I was so angry that मैंने तो जाके टीवी पे जो निकला, मैंने काफ़ी, मुझे याद है बहुत, I was extremely angry and I cursed the government for, you know, reducing the army by 1,80,000, you know, and doing this Agniveer scheme and all, because I was very angry because of this we have opened a window of opportunity for these people to strike again. But they struck again and our prime minister had gone out to Saudi Arabia। वो उसी दिन उल्टे पांव वापस आए। आते ही द मोमेंट ही लैंडेड ही वाज ब्रीफ्ड एट द एयरपोर्ट। रात को उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी, उनके बैठी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनके घर में मीटिंग हुई एंड इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एंड हिट बैक हार्ड। इस बार हमने डिसाइड किया कि साहब जो टारगेट्स होंगी वो जंगल में मोर नाचा टाइप नहीं होंगी, शहर के बीच में मारेंगे। भावलपुर में मारा। सो वी सिलेक्टेड टोटल ऑफ 9 टारगेट्स। और सुबह तक हमने देखा भी कि पाकिस्तानियों ने ये HD क्वालिटी वीडियो जारी कर उसके निकाल दिए थे। क्योंकि देखिए 5 अक्रॉस द LC इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, 4 इन द पंजाब हार्टलैंड which included Bhavalpur, 110 kilometers inside Pakistan, where there is the Markaz-e Subhanallah, the headquarters of the Jaish-e Mohammed।
Osama bin Laden had given $10 million to create a palatial complex. संगमरमर के वहाँ पे महल बने हुए थे मालूम, मरकज़ सुबहान अल्लाह के नाम पे, ठीक है। और देन मरकज़ तैयबा, ये जो था, ये दिस वाज दी मुरीद, लाहौर, हार्ट ऑफ द कंटोनमेंट के बीच में वहाँ पे ये मरकज़ तैयबा था, जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, जहाँ पे प्लानिंग हुई थी पहलगाम की, जहाँ पे पूरी ट्रेनिंग शेनिंग एग्जीक्यूशन रिहर्सल वहीं पे हुई थी। उसको हमारे एयरफोर्स ने जाके ठोका। तो देखिए, जो कि 5 टारगेट जो कि क्लोजर थी टू दी LC, वो आर्मी ने हिट करी। हमने अपनी M777 जो कि मीडियम गन्स हैं, लाइट वेट टाइटेनम अलॉय की जो गन्स हैं, वी गॉट देम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। C-17 हमारे जो हेवी लिफ्ट हैं, तो C-17 हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उनको अरुणाचल से लाए पठानकोट। यहाँ से हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर उनको उड़ी ले गए। उड़ी रिज पे जाके, बिल्कुल रिज के टॉप पे हमने लगा दी वो गन्स, जहाँ से हमको टेररिस्ट कैंप दिखते थे, और हमने उनको गनों से ब्लास्ट किया। कई कैंप्स को हमने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स हैं, हमारी ड्रोन की जो पार्टीज थी हैंडलिंग वाली, वो टॉप पे गई, ड्रोन उड़ा के उन्होंने सीधे हिट किए ये टेरर कैंप, पर खच्चे उड़ा दिए इनके। जो कि पंजाब में टेरर कैंप थे, वो हमारी एयरफोर्स ने हिट किया, जो कि मरकज़ सुबहान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का कैंप भावलपुर में था। हमारे सुखोई 30s उसको हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हिट किया। बड़े बड़े छेद उनके हो गए छतों में, और वो जाके हमने उनमें टाइमर लगाए थे कि जिस फ्लोर पे है उस फ्लोर पे जाके फटे, एग्जैक्ट उस कमरे में जाके फटे। और देखिए, किस्मत है इसकी, ये असद मसूद अजहर की, कि उस वक़्त इसको शुशु आ गया। So he went to do pass urine in the bloody bathroom, and unfortunately the bomb hit that time. His whole family was wiped out. बिल्कुल। फिर बाद में रो रहा था, काश अल्लाह ताला ने मुझे भी उठा लिया होता, ये होता। अब दर्द पता चला क्या होता है जब अपने मरते हैं। और ये, लेकिन इसी के बाद सर हमने वो सच भी देख लिया कि जब मसूद अजहर की फैमिली के और आतंकियों का जब जनाजा निकला, तो कैसे आर्मी चीफ वहां पर जाकर खड़े हो गए, आर्मी के कोर कमांडर वहां पे थे। वो वहां पे DIG जो था पुलिस का, वो था मरियम नवाज सिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर थी पंजाब की, वो खड़ी थी, बड़े सल्यूट मारे जा रहे थे। दैट जस्ट गोज टू शो पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, एंड ऑल दिस नॉनसेंस दैट इज टॉक्ड इन इंडिया की ओहो इट इज नॉट पाकिस्तान, ये तो टेररिस्ट हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। ठीक बात। And that nonsense must stop. It is the Pakistan army which is the main instrument of terrorism in Pakistan. And it's about time that we cut out this alibi. वो alibi तो वो देते हैं, हम क्यों उनको alibi देनी शुरू हो गए हैं कि नहीं पाकिस्तान आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व। पहले भी जब हमने सिंधु क्या कहते हैं हमला किया था, इन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, नहीं हमने केवल टेररिस्टों को हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी तुमको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर बालाकोट में हमने टेररिस्ट हिट किए हैं। व्हाई दिस ब्लडी फॉल्स डिस्टिंक्शन व्हेन द पाकिस्तान आर्मी, कौन रिक्रूट करता है टेररिस्ट को? पाकिस्तान आर्मी, ISI। हु ट्रेन्स देम? पाकिस्तान आर्मी, ISI। हथियार कौन देता है? पैसे कौन देता है? ट्रेनिंग कौन देता है? भेजता, इनफिल्ट्रेट कौन करता है? और जब मुंबई का हत्याकांड हो रहा था, हु वॉज वॉचिंग इट ऑन TV और सैटेलाइट फोन्स पे मिनट बाय मिनट गाइडेंस दे रहा था कि अब हेलीकॉप्टर आ गए हैं, अब शहादत का समय दिस्तिंग है, शहादत कबूल हो, वहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान से कि अब शहादत के लिए तैयार हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। ये मिनट बाय मिनट कंट्रोल, फ्रॉम A to Z द होल ब्लडी ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और हम लोग ये एक एलिबी दे रहे थे पाकिस्तान को, नहीं पाकिस्तान की फौज ने कुछ नहीं किया। वाई आर यू गिविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड कंडक्ट? सबसे बड़े ये पाकिस्तान की फौज, सारी जड़ की, फसाद की जड़
पाकिस्तान की फौज, दुनिया भर में ISI, दुनिया भर में कहीं भी टेररिस्ट वारदात होती है उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान को ट्रेस बैक किए जा सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये फॉल्स डिस्टिंक्शन हमने अनफॉर्चुनेटली सिंदूर की शुरू में भी मेंटेन रखी और हमने पहले केवल टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया। नॉर्मली एयर स्ट्राइक करने के पहले सियाड ऑपरेशंस होते हैं बेटा। व्हाट इज सियाड? सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, सियाड ऑपरेशन, ठीक है। उसमें हम जाके उनके रडार उड़ाते हैं, उनके एयर डिफेंसेस उड़ाते हैं, रास्ता खोलते हैं ताकि अगर जब हम अटैक कर रहे हैं तो हमको इंटरफेयर ना हो। हमने रिस्क लिया ये फिक्शन मेंटेन करने के लिए कि भैया पाकिस्तान की आर्मी का कोई दोष नहीं, बेचारे लिली वाइट गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं, ठीक है। और उसमें हमने वी टुक अ रिस्क। अरे हर एयरक्राफ्ट कुड हैव बीन शॉट डाउन और वैसे भी पाकिस्तान ने तमाशा शुरू कर दिया। हमने 6 रफाल गिरा दिए, 7 रफाल गिरा दिए। वेयर इज द ब्लडी प्रूफ? सही बात है। कहानी जितनी मर्जी गढ़ लो, वो प्रूफ दिखाओ ना, रैकेज दिखाओ, फोटो दिखाओ, सैटेलाइट फोटो दिखाओ, रडार पिक्चर दिखाओ। सैटेलाइट पिक्चर तो सर अब दूसरी कंट्रीज आपको दे देंगी। हाँ। आप ना भरोसा हम पे कीजिए, ना आपके सैटेलाइट पर हम भरोसा करें। हाँ। मैक्सार जो है सिविलियन सैटेलाइट फर्म्स, वो दुनिया भर के खींचते रहते हो और ऐसी जगह पे वो खास खींचते हैं, आप उनसे खरीद सकते हो। हाँ, आज तक नहीं दिखा पाया अगर आज तक अगर वाकई में किया होता तो आज अभी तक आप सैटेलाइट फोटो दिखा देते एकदम। लेकिन एक सैटेलाइट फोटो नहीं, एक रडार लॉक नहीं, एक रडार पिक्चर नहीं। यू सी, बट ये सब जगह ये बकवास फैला दिया कि हमने तो साहब जब इन्होंने स्ट्राइक किया था हमने 6, 7 और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 8। वो अपनी जोड़े जा रहे हैं, एक बहके हुए सन की वो है, एक सन की यहाँ पे मियाँ मुल्ला मनीर है। तो एनीवे हमने जब ये देखिए सीधी बात ये है कि 9 टेरर टारगेट हमने चुने, 9 के 9 हमने परखच्चे उड़ा दिए, ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स एक भी टेरर कैंप को नहीं बचा सकी। 100 किलोमीटर अंदर था, उसको भी नहीं बचा सकी। जो LC के पास थे वो तो खैर थे ही थे, उनको तो हमने तोपों से ही उड़ा दिया या ड्रोन से उड़ा दिया। यहाँ हमने एयरफोर्स भेजी और अंदर उड़ाए, कुछ नहीं बचा पाए, एक नहीं बचा पाए, ठीक है। और बातें करते हैं कि साहब हमारी बड़ी बढ़िया फिजा या एयरफोर्स ये वो। और फिर साहब हमने जब ये स्ट्राइक 9 कैंप स्ट्राइक कर लिए, हमारे DGMO साहब ने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के DGMO से बात की, बोला साहब हमने ये 9 टारगेट हिट किए हैं, टेरर टारगेट हैं, आपको हमने हाथ नहीं लगाया, सिविलियंस को हाथ नहीं लगाया और यहाँ पे हम अपनी कार्रवाई खत्म कर रहे हैं बशर्ते आप कुछ ना करो। अगर आप कुछ करोगे तो बात बढ़ेगी और आपको तकलीफ होगी। तो बड़ा कुड़ गया, चिढ़ गया। ये 22 मिनट के अंदर ही हो गया था सारा। जैसे ही खत्म किया तब हमने रिपोर्ट उसको हॉटलाइन पे बताया था। जब सारे हमारे जहाज वापस आ गए तो तब हमने उनको बोला कि हमने ये कर दिया है, अभी पाइप डाउन तुमको ऑफ रैंप दिया जा रहा है, नहीं लोगे तो और मार खाओगे, फैसला चॉइस इज योर्स, फैसला तुम्हारा। और क्वाइट ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अगली सुबह 7 तारीख की सुबह यानी आज उसने कोई 400 ड्रोन बॉर्डर के पार भेज दिए हमारे जो एयरफोर्स के बेसिस, आर्मी के बेसिस, कैंप वगैरह पे। वो जो पहली वेव्स आई वो इंटेलिजेंस गैदरिंग वेव्स थी, वो फ़ोटो ले रही थी, इंटेलिजेंस हासिल कर रही थी, जो कि हमारा क्या कहते हैं जब कि इस तरह ड्रोन्स आते हैं, जहाज़ आते हैं तो रडार खुल जाते हैं, रडार की फ्रीक्वेंसीज पता चल जाती हैं, हमारी एयर डिफेंस नेटवर्क एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज खुल जाती हैं। तो जो पहली वेव्स आई वो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ये इंटेलिजेंस पकड़ने के लिए आई। और उसके बाद उसने अटैक की वेव शुरू कर दी। ड्रोन्स, तुर्की के ड्रोन्स थे, बाइकर शिबा, बैरक्तार,
और ये जो चाइना के विंगलूंग वगैरह वगैरह, ये खूब सारे ड्रोन्स, कोई 1200 ड्रोन उसने पार भेजे। 2-3 दिन लगातार आते रहे, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को ये अटैक करते रहे, 10 तारीख को भी ये हमले कर रहे थे। ठीक है, ये ड्रोन से इसने पलटवार करने की कोशिश करी और एक भी कामयाब नहीं हुआ। हमको मालूम था कि ये ड्रोन्स पे हरकत, इसकी नेक्स्ट एस्केलेशन लैडर ड्रोन्स होगी। हमने अपने जो लीगेसी एयर डिफेंस गन्स थी L-70, ZU-23, उनको रडार से लिंक कर दिया और जो ड्रोन्स आए उससे ठोक दिया। इसी ड्रोन्स की प्रॉब्लम क्या है, $20,000 का ड्रोन्स होता है हाँ। और उसको मारने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो मिसाइल्स का इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे एक ड्रोन अगर आए तो आपको 2 थार्ड मिसाइल फायर करने होंगे। एक थार्ड मिसाइल की कीमत $3 या $4 मिलियन है, जो हमने अमेरिका ईरान युद्ध में भी देखा, जो अभी उसने हाँ। इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, एक पेट्रियट की कीमत $1.5 मिलियन है। तो आप देखिए, आपका मैथमेटिक्स ही आपको खलास कर देगा। वो $20,000 का ड्रोन $2,000 का छोटा सा ड्रोन फायर कर रहा है, रडार पे आता, आपको नहीं मालूम ड्रोन है कि मिसाइल है, हाँ। और आप उस पे फायर करते हैं धनाधन मिसाइल। तो आप तो फूंक देते हैं जैसे दिवाली में फूंकते हैं बम पटाखे, अनार, हाँ। अनार शनार फटते हैं जैसे, और बिल बाद में पे करना होता है। हाँ। उस वक्त तो जोश में आके आपने फोड़ दिए। अब यही तो ईरान में भी हालत हुई है ना, हालत खस्ता हो गई है। ठीक बात। लुक एट दी इकोनॉमिक एसिमेट्री कि आपका 20,000 का ड्रोन है, आप कितने 3-4 मिलियन, और अगर एक ड्रोन के लिए 2 फायर किए तो $8 मिलियन एक ड्रोन के लिए बर्बाद कर रहे हो, जो दुश्मन को कीमत कितनी है, 20,000 $20,000, और आप $8 मिलियन के 2 आपने फायर कर दिए। तो हमने क्या किया? हमने भी ऐसे ही किया ना, हमने जो है अपने मिसाइल्स वेस्ट नहीं किए ऑन द ड्रोन्स। हमने जो लीगेसी गन्स थी वर्ल्ड वॉर 2 की, और एक गन के जो एमिनेशन की कीमत ₹2 ₹1, क्योंकि मास मैन्युफैक्चर होता है, वो हमने उनसे मार मार के उनको हमने रडार से लिंक कर दिया। तो रडार दूर से आते पकड़ लेता है, गन्स पहले हो जाती हैं और रडार गाइड करता है। अच्छा। और मार मार के इनके परखच्चे उड़ा दिए। 1,200 ड्रोन फायर किए, 1,000 से ज्यादा ड्रोन्स के टुकड़े टुकड़े पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैले हुए थे, जिससे बच्चे खेल रहे थे। वाह। बच्चे खेल रहे थे भी। 90% ड्रोन्स वर शॉट डाउन। ठीक है, फिर हमने फैसला लिया कि दिस इज टू मच, दे विल हैव टू बी टॉट अ लेसन। हमने ऑफ रैम्प दिया था, इन्होंने नहीं लिया। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन्स नेक्स्ट। और हमारी एयरफोर्स ने फिर जो 8 तारीख को इन्होंने सीएड ऑपरेशंस करे। सीएड ऑपरेशन मतलब सप्रेशन एनिमी एयर डिफेंसेस। इनके 7 रडार उड़ा दिए। हमारे पास इजराइल का ड्रोन था हार्पी। हार्पी ड्रोन की खसूसियत ये है कि जहां दुश्मन, वो हम दुश्मन के इलाके में छोड़ते हैं, जहां वो रडार खोलता है, ये रडार बीम को राइड करके उसी रडार को जाके धम करके उड़ा देता है। तो जैसे ही हमारे हार्पी ड्रोन्स गए, इन्होंने फटाफट अपने रडार ऑन किए और धाड़ करके रडार उड़ गया। बंद करो बंद करो बंद करो। जहां इन्होंने रडार बंद किए, हमने दूसरे ड्रोन भेजे। अच्छा। जो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, और 7 रडार उड़ा दिए। दैट मीन्स आपकी आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। ठीक है, 2 हमने इनकी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज HQ-9 चाइना की, वो उड़ा दी। ठीक है, लाहौर में, कराची में, सियालकोट में, सॉरी, इनकी वो उड़ा दिए। इनके 7 रडार उड़ा दिए, रास्ता खोल दिया। और अगले दिन हमारे जो है सैकड़ों जहाज वो उठे, और इनके 12 एयरबेसेस में से 11, सिवाय एक एयरबेस छोड़ के 11 के हमने ईंट से ईंट बजा दी। जो मेन एयरबेस था वो था नूर खान। नूर खान है रावलपिंडी के पास, इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज हैं, उनके बीच में है नूर खान।
ये इनकी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर था, ये इनके न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था। वहाँ पे एक $500 मिलियन का अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बना के दिया था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने। न्यूक्लियर कमांड पोस्ट जिसके ऊपर 5 मीटर मट्टी, कंक्रीट, स्टील की चद्दर थी, यानी डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको फोड़ नहीं सकता था। लेकिन उसका एक एयर कंडीशनिंग वेंट था। अब जैसे ये एसी लगा है, हाँ। इसकी वहां से ट्यूब बाहर जाती, हाँ। ताकि जो गर्म हवा बाहर जाए और ठंडी हवा अंदर अंदर ले सकता है, ठीक है। हाँ। तो वो जो वेंट था वो 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर, कोई इतना 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 बाई इतना। कैन यू इमेजिन, हमारे सुखोइस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किए, ठीक है, स्टैंड ऑफ रेंजेस से, मतलब अपने इलाके से फायर किए, और वो जाके लुक एट दी एक्यूरेसी, ये जो 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर के अंदर घुस गया, ठीक है, और घुस के बंकर में पहुंच के वहां जाके फटा। वाह। इनके तो मतलब पर खच्चे नहीं बचे, जो अंदर लोग थे। आप हिसाब लगा सकती हैं गुड़िया कि क्या उनका हाल हुआ होगा। चीथड़े चीथड़े उड़ गए, चीथड़े चीथड़े उड़ गए। टॉप सीनियर कमांडर्स, बड़े जो हाई लेवल टेक्नीशियंस, और कहा जा रहा है कुछ अमेरिकन भी अंदर थे जो इनको सिखा रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। पाकिस्तान की जितनी परमाणु क्षमता है वो अमेरिका की निगरानी में है, बिल्कुल। और इसीलिए ऑप सिंदूर के समय अमेरिका घबरा गया था, तिलमिला गया था। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया, ट्वीट हमने देखा। तो ये वाकई सच है, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और तभी तो डोनाल्ड ट्रंप को दमुड़ी लगी, मिर्ची लगी जिसको बोलते हैं। लेकिन नहीं, पर मुझे थोड़ा समझाइए ना, तो फिर वो अमेरिका का पाकिस्तान की परमाणु क्षमता वो कहाँ हुई अगर वो अमेरिका की निगरानी में? करेक्ट। देखिए, बात ऐसी थी कि जब ये अफगानिस्तान का मसला शुरू हुआ था तो अमेरिका चढ़ गया था पाकिस्तान के ऊपर, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तुम हमारी मदद करो नहीं तो हम तुमको भी बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, ठीक है। तो डर के मारे इनको पूरे रूट देने पड़े अमेरिकन फौजों को, पेशावर के थ्रू, क्वेटा के थ्रू, सारी सप्लाई वगैरह सब अमेरिकी जो आर्मी जो फाइट कर रही थी अफगानिस्तान में, उसकी सारी सप्लाई पाकिस्तान से आ रही, कराची पोर्ट पे आती थी और ग्वादर पोर्ट से ऊपर जाती थी, पेशावर क्वेटा से होती हुई टू अफगानिस्तान। तो वो सारा वहाँ, तब पाकिस्तान के अंदर पांव जमाए अमेरिका ने, और उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो तुम्हारा ये है न्यूक्लियर ज़खीरा, ये टेररिस्ट के हाथ पड़ गया तो तुमको तो लेने के देने पड़ेंगे, पूरी दुनिया को लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम तुमको बताएंगे हाउ टू सिक्योर योर बॉम्ब्स। इसके बहाने साहब उन्होंने जाके सारे पकड़ लिए वहाँ पे, PAL बोलते हैं, परमिसिव एक्शन लिंक। वो एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक लॉक है जिसके बगैर जब तक आप उसमें कोड ना डालो वो खुलेगा नहीं, स्टील का डोर नहीं खुलेगा। तो बिना अमेरिका की मर्जी के पाकिस्तान नहीं यूज कर नहीं सकता, कर सकता। अब वो स्टील डोर को लॉक कर सकता है। मतलब जो असली में देखा जाए तो वो नाम के पाकिस्तान के हैं, मालिक पूरा अमेरिका कंट्रोल, है। मालिकाना हक अमेरिका का हो गया, और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो तो गई, ठीक है। मुझे लगा ये रूमर होगा शायद। नहीं, रूमर नहीं है, ये असली। अभी तो और सुनिए, अभी तो और सुनिए, मैं आपको आई एम गिविंग यू द इनसाइड जेन इस लड़ाई की। तो क्या हुआ कि साहब, हमने ये जब ठोका तो अगले दिन ये इतने घबरा गए कि ये तो सैटेलाइट में पकड़ा जाएगा, हमारा ऐसी बर्बादी हुई है, ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है, ठीक है। तो इन्होंने साहब क्या किया कि चुपचाप से, देखिए, जब आपकी लाशें होती हैं उनकी कदर की जाती है, उनको आखिरी अंत्येष्टि क्रिया के लिए फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया जाता है। पाकिस्तान ने कख नहीं किया, बुलडोज़र बुलाए और डोज कर दिए ताकि वो लोगों की दफन कब्रगाह वहीं हो गई, क्योंकि अगर वहाँ से निकलते टुकड़े शुकड़े तो हमारे सैटेलाइट पकड़ लेते। जो सैटेलाइट आपका 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की AC की शाफ्ट पकड़
सकता है। इट कैन टेक आउट जो डेड बॉडीज आप निकाल रहे हैं वो सब पकड़ी जाती, हम नहीं पकड़ते तो मैक्सार सैटेलाइट अमेरिका के पकड़ लेते, कमर्शियल सैटेलाइट्स, और सारी दुनिया में इसकी जगहसाई होती। अगले दिन चुपचाप डोजर मंगाया और सारे गाड़ दिए। मतलब वो फैमिलीज को उनकी लाशें भी नहीं दी। मतलब कारगिल के समय इन्होंने अपनी लाशें लेने से इनकार कर दिया था। हमने उनका अंतिम संस्कार हमने किया उनको दफनाया था। और ऑप सिंदूर के समय इन्होंने बुलडोजर चला दिया। ना सिर्फ यहाँ, ये तो एक जगह थी नूर खान, हाँ। दूसरा जो इनका कमांड पोस्ट था ड्रोन कमांड पोस्ट, और वो था मुरीद में, और मुरीद को हमने हिट किया। वहाँ पे तुर्की के इंस्ट्रक्टर्स थे जो कि ड्रोन चलाना सिखा रहे थे, बरख्तियार और बाइकर शिवा, इनके टुकड़े टुकड़े पंजाब हरियाणा में बच्चे खेल रहे थे। फोटोज़ हैं मेरे पास, इस किताब में है, जिसमें कि आप देख सकती हैं उनके से बच्चे खेलते हुए। तो लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ,